जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान का चैप्टर 7 देखेंगे। पेपर फर्स्ट है ये। इसमें हमें चैप्टर 7 में पढ़ना है ब्रिटिश मंत्रिमंडल का गठन। इसके पहले हमने 6 चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं। तो आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, तथा अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, मतलब पिछले जो चैप्टर्स हैं 1 to 7 या फिर सिलेबस जानना चाहते हैं, तो चैनल पर विजिट कीजिए। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट क्लासेस, जहां पर आप सिलेबस के साथ कंटिन्यू 1 2 3 4 5 नंबर से आप चैप्टर्स पा जाएंगे और अच्छे से आप तैयारी कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं ब्रिटिश मंत्रिमंडल का गठन की शुरुआत कैसे होती है और मंत्रिमंडल में गठन में सदस्य किस प्रकार निर्वाचित किए जाते हैं। मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री की नियुक्ति से आरंभ होती है। अगर हम बात करें मंत्रिमंडल का गठन जो होता है उसकी शुरुआती प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रक्रिया से वह आरंभ होता है, तो उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री का चुनाव सम्राट द्वारा किया जाता है। एक प्रकार से औपचारिक रूप से यह नियुक्ति सम्राट द्वारा किया जाता है, लेकिन सामान्यतया ब्रिटेन की द्विदल पद्धति से अंतर्गत प्रधानमंत्री का चुनाव महानिर्वाचन में जनता के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री का जो चुनाव है वह जनता के द्वारा किया जाता है, लेकिन एक प्रकार से औपचारिक रूप से देखें तो हम प्रधानमंत्री का जो चुनाव है वह सम्राट द्वारा किया जाता है। सुस्थापित परंपरा के अनुसार सम्राट लोक सदन के बहुमत के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। अतः सामान्यतः इस संबंध में सम्राट की व्यक्तिगत इच्छा या विवेक का कोई महत्व नहीं होता है, अर्थात उसमें जो दल होंगे जिसकी बहुमत होगी उन्हीं में से जो उसका नेता होगा उसे प्रधानमंत्री के रूप में सम्राट जो है उसको स्वीकार कर लेगा, उसको पद दे देगा। उसमें उसकी कोई व्यक्तिगत इच्छा या विवेक का महत्व नहीं होता है प्रधानमंत्री के चुनाव में। लेकिन विशेष परिस्थितियों में जबकि एक प्रधानमंत्री अकस्मात त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, उसका कोई निश्चित उत्तराधिकारी ना हो, तो सम्राट प्रधानमंत्री के चुनाव में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। जब भी कोई प्रधानमंत्री अचानक से अगर त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसका जो उत्तराधिकारी होगा अर्थात उस समय कौन प्रधानमंत्री बनेगा उसका एक प्रकार से नियुक्ति सम्राट ही करता है प्रधानमंत्री का अपने विवेक के प्रयोग से। आगे देखेंगे हम। भूतकाल में कुछ अवसरों पर इस प्रबंध में सम्राट ने अपने विवेक का प्रयोग किया भी है, लेकिन ऐसा करते समय उसे इस बात को ध्यान में रखना होता है कि इसके द्वारा इस पद के लिए चुना गया व्यक्ति लोक सदन के बहुमत का विश्वास भाजन होना चाहिए। जो लोक सदन है उसमें जिस पार्टी का बहुमत है उसका एक प्रकार से विश्वास पात्र वह व्यक्ति होना चाहिए जिसे प्रधानमंत्री के पद के लिए सम्राट उस स्थिति में चुन रहा हो। वर्तमान समय में इस बात के कारण सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव करने में अपने विवेक का प्रयोग करने के अवसर और कम हो गए हैं, अर्थात लोक सदन की भी महत्व भूमिका रहती है। उसमें जो सम्राट होता है एक प्रकार से उसका विवेक पूर्ण कार्य जो है वह कम हो गया है। अब ग्रेट ब्रिटेन के दोनों ही प्रमुख दलों जो कि मजदूर दल एवं अनुदार दल हैं ने इस चलन को अपना लिया है कि महानिर्वाचन के बाद और इसके बाद जब कभी प्रधानमंत्री का पद रिक्त होगा तो लोकसदन का बहुमत स्वयं अपने नेता का चुनाव करेगा। अब इस समय जो है जब भी प्रधानमंत्री का पद रिक्त होगा तो जो लोक सदन है वह अपने बहुमत से स्वयं अपने आप के नेता को चुनाव कर लेगा। उसमें सम्राट की कोई भूमिका नहीं होगी। एक प्रकार से औपचारिकता के लिए उसका साइन करा दिया जाएगा या उसके द्वारा नियुक्ति करा दी जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर की जाती है। जिस प्रकार भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति नियुक्ति कर देता है बहुमत के में से किसी एक का प्रधानमंत्री में, फिर मंत्रिमंडल के सदस्यों का निर्वाचन जो है
एक प्रकार से नियुक्ति वह राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है, उसी प्रकार ब्रिटिश में भी जो सम्राट होता है वह प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर ही सदस्यों की नियुक्ति करता है। रानी विक्टोरिया के बाद से ही इस संबंध में सम्राट का प्रभाव समाप्त हो गया है। नवीन सरकार के निर्माण का नियंत्रण प्राप्त होने के बाद प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों की सूची सम्राट को देता है और सम्राट के द्वारा उनके नामों की घोषणा की जाती है। मंत्रिमंडल के कार्य या शक्तियों की बात करें तो मंत्रिमंडल ब्रिटिश शासन व्यवस्था का हृदय है और ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल को जितनी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है उतनी शासन के अन्य किसी अंग को नहीं। शासन का आधार बिंदु होने के कारण मंत्रिमंडल के कार्य जो है वह बहिर्मुखी हैं और वर्तमान समय में मंत्रिमंडल को कार्यपालिका क्षेत्र के अतिरिक्त विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। जो मंत्रिमंडल है पहले कार्यपालिका के क्षेत्र में ही उसको कुछ जो अधिकार दिए जाते थे, लेकिन इस समय उसको कार्यपालिका क्षेत्र के अतिरिक्त विधायी शक्तियाँ भी कुछ प्राप्त हैं, प्रशासनिक शक्तियाँ भी, न्यायिक क्षेत्र में भी कुछ उसे शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब हम उसकी शक्तियों के बारे में बात करेंगे कि उसको कार्यपालिका संबंधी क्या क्या शक्तियाँ हैं या उसके क्या क्या कार्य हैं, विधायी क्या कार्य हैं और प्रशासनिक क्या कार्य हैं, सभी कार्यों को हम देखेंगे मंत्रिमंडल के। सबसे पहले हम देखेंगे कार्यपालिका संबंधी कार्य। मंत्रिमंडल ही ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है। जो मंत्रिमंडल है वह ही ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है और इस रूप में उसके द्वारा व्यापक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम देखेंगे क्या क्या शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे तो ब्रिटेन का वास्तविक कार्यपालिका कौन है तो आप बताएंगे क्या कि मंत्रिमंडल जो है वह ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है। पहला हम देखेंगे प्रयोग किस शक्ति का करता है, वह राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। पहली शक्ति क्या है, राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना होता है। मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरों देशों के संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। यह तय कौन करता है, मंत्रिमंडल ही तय करता है कि जो हमारा आंतरिक है मतलब आंतरिक क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से नीति रहेगी और हमारे जो वैदेशिक क्षेत्र में दूसरों देश के साथ संबंध हैं वह कैसे रहेंगे। इसकी नीति कौन तैयार करता है, मंत्रिमंडल ही तैयार करता है। कहाँ की मंत्रिमंडल, ब्रिटिश की मंत्रिमंडल। रैमजे म्योर के शब्दों में अगर हम बात करें तो वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्रिमंडल राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा परिभाषित करता है और यह निश्चित करता है कि देश और विदेश में उत्पन्न प्रत्येक सामयिक समस्या को किस प्रकार हल किया जाए। मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित कार्य के आधार पर ही समस्त प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। दूसरा हम उसका शक्ति का प्रयोग देखेंगे कार्यपालिका में, राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण। दूसरा प्रयोग क्या है उसकी शक्ति का कि राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण किसका रहता है, प्रधानमंत्री का रहता है। कार्यपालिका में शासन की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वास्तव में मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। सम्राट की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है और राजनीतिक स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों का चयन जो है वो मंत्रिमंडल ही करता है। जो राजनीतिक क्षेत्र के प्रमुख पदाधिकारी होते हैं उनका भी चयन कौन करता है, मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। सम्राट इन्हें केवल औपचारिक रूप से नियुक्त करता है। संसद में प्रशासन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर मंत्रिमंडल को ही देना होता है। इसी प्रकार संसद में मंत्रिमंडल व प्रशासन में विविध विभागों के कार्यों की जो आलोचना की जाती है उन्हें दृष्टि में रखते हुए मंत्रिमंडल को प्रशासन के दूर करने का दोष जो है उसको दूर करने का प्रयत्न करना होता है। आगे देखेंगे हम तीसरी क्या शक्ति है कार्यपालिका क्षेत्र में, मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। प्रशासन की सुविधा के लिए सरकार को विभिन्न प्रशासनिक विभागों में विभाजित कर दिया जाता है। मतलब अलग अलग क्षेत्र होंगे, अलग अलग विभाग होंगे, अलग अलग लोगों के द्वारा संभाले जाएंगे तो वह अच्छे से कार्य करेंगे। लेकिन इन विभागों
विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता पाई जाती है और सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय नितांत आवश्यक है। विभिन्न विभागों में इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने का कार्य कौन करता है? मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल समस्त विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करता है और इस बात का प्रयत्न करता है कि विभिन्न विभागों में अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद उत्पन्न न हो और उनके द्वारा परस्पर सहयोग किया जाए। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए वर्तमान समय में मंत्रिमंडलीय समितियों की स्थापना की गई है। दूसरा हम देखेंगे प्रधानमंत्री का क्या कार्य होता है? व्यवस्थापन संबंधी कार्य। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का दूसरा कार्य क्या होता है? पहला तो हो गया कि वह क्या कार्य करता है? मंत्रिमंडल का एक प्रकार से निर्माण करता है। यह दूसरा कार्य किसका है? मंत्रिमंडल का है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का व्यवस्थापन संबंधी कार्य है। इसके पहले मैंने प्रधानमंत्री कह दिया था, जो कि गलती से बोल दिया था, लेकिन यह जो दूसरा कार्य है वह व्यवस्थापन संबंधी कार्य किसका है? मंत्रिमंडल का है। वर्तमान समय में मंत्रिमंडल न केवल प्रशासनिक कार्य करता है वरन विधि निर्माण के क्षेत्र में भी संसद का नेतृत्व और पथ प्रदर्शन करता है। संसदीय शासन में विधायी और कार्यपालिका शक्तियों के एकीकरण के कार्य मंत्रिमंडल का संसद से अविच्छिन्न संबंध रहता है। सबसे पहले हमने क्या देखा? मंत्रिमंडल के कार्यपालिका में क्या क्या कार्य होते हैं। उसके पश्चात हमने देखा उसका व्यवस्थापन संबंधी कार्य क्या क्या है। आगे देखेंगे हम, मंत्रिमंडल न केवल राष्ट्रीय नीति निर्धारित करता है वरन शासन की सर्वोच्च नीति और कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण भी मंत्रिमंडल का ही कार्य है। सरकारी अधिकारी वैधानिक परामर्श के आधार पर विभिन्न विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं। मंत्रिमंडल उन्हें अंतिम स्वीकृति देता है तथा संसद में प्रस्तावित करता है और बहुमत के समर्थन से उन्हें पास कराता है। आगे हम देखेंगे, अपने राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होने के कारण मंत्रिमंडल का संसद पर नियंत्रण रहता है और मंत्रिमंडल ही समस्त विधि निर्माण कार्य के लिए उत्तरदायी होता है और संसद का अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने का कार्य सम्राट मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करते हैं। जब सम्राट जो है वह अधिवेशन को बुलाने का कार्य और स्थगित करने दोनों का कार्य जो है वह मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही करते हैं। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही लोक सदन को विघटित किया जाता है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में सम्राट द्वारा पढ़ा जाने वाला भाषण भी मंत्रिमंडल ही तैयार करती है। मंत्रिमंडल के व्यवस्थापन में आपको क्या क्या कार्य दिख रहे हैं? प्रतिवर्ष विभिन्न कानूनों के अंतर्गत जो सैकड़ों सपरिषद आदेश निकलते हैं उनके निर्माण में भी कैबिनेट की स्वीकृति निहित रहती है। मंत्रिमंडल के इन विधायी कार्यों की व्यापकता के कारण एक लेखक ने इसे लघु विधायिका की संज्ञा भी दी हुई है। आगे हम देखेंगे, आप बस ध्यान से सुनते रहिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि मंत्रिमंडल का गठन किस प्रकार होता है। आपने पहले ही समझ लिया। अब आप देख रहे हैं मंत्रिमंडल के क्या कार्य हैं, उनकी क्या शक्तियां हैं। तो आगे हम देखेंगे, ऑग और जिंक तो लिखते हैं कि व्यवस्थापन में मंत्रिमंडल का प्रभुत्व इतना अधिक है कि बिना किसी अतिशयोक्ति के कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में विधि निर्माण संसद द्वारा नहीं वरन मंत्रिमंडल द्वारा संसद के परामर्श और सहमति से होता है। ऐसा किसने कहा था? ऑग महोदय ने कहा हुआ था। इनका अगला कार्य है वित्तीय कार्य। राष्ट्रीय आय व्यय का निर्धारण अर्थात बजट का निर्माण और उसे संसद में स्वीकृत कराना भी मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण कार्य होता है और बजट वित्त मंत्री अपनी देखरेख में तैयार कराता है, किंतु बजट के मूल प्रस्ताव और आधार मंत्रिमंडल द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। मंत्रिमंडल को लोक सदन के बहुमत का जो समर्थन प्राप्त होता है उसके कारण किसी भी कर या अनुदान की मांग में कोई कटौती लोक सदन के द्वारा मंत्रिमंडल की सहमति के बिना नहीं की जा सकती है। इसलिए मुनरो का कहना है कि यदि मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के तुरंत बाद सदन में भेजे बिना ब्रिटिश बजट को लागू कर दिया जाए तो इसके अंतिम आंकड़ों में कोई विशेष अंतर नहीं होगा। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में मंत्रिमंडल को शक्ति प्राप्त है और इस दृष्टि से ब्रिटिश मंत्रिमंडल अमेरिकी राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है। जो ब्रिटिश का मंत्रिमंडल है वह
ब्रिटिश का जो मंत्रिमंडल है वो अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति वित्तीय क्षेत्र में कांग्रेस की दया पर निर्भर करता है। अन्य कुछ मंत्रिमंडल के कार्य हैं, जिसमें से उपर्युक्त के अतिरिक्त भी मंत्रिमंडल अन्य अनेक कार्य करता है। जैसे कि प्रथम, राजा द्वारा क्षमा के विशेषाधिकार का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है, विशेषतया गृह मंत्री के परामर्श पर ही किया जाता है। द्वितीय क्या है, राजा द्वारा उपाधियों का वितरण भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही किया जाता है। तीसरा है कि ब्रिटिश सम्राट द्वारा देश और विदेश में की जाने वाली समस्त नियुक्तियां मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर ही की जाती हैं। चतुर्थ, महत्वपूर्ण न्यायालयों के न्यायाधीश लॉर्ड चांसलर मंत्रिमंडल के सदस्य के परामर्शानुसार ही सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये हमने देखे अभी क्या मंत्रिमंडल का गठन किस प्रकार होता है। शुरुआत में सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद हमने मंत्रिमंडल के कार्य पढ़े, शक्तियाँ पढ़ी। वास्तव में मंत्रिमंडल का अधिकार कार्य बहुत ही व्यापक है। वह उन सभी कार्यों को करता है जो वैधानिक दृष्टि से सम्राट के अधिकार बताए जाते हैं। वैधानिक दृष्टि से यह सम्राट के अधिकार हैं, लेकिन इसका व्यवहार में पालन कौन कर रहा है, वह मंत्रिमंडल कर रही है। इस प्रकार आपका यह जो चैप्टर है मंत्रिमंडल का गठन, उसकी कार्य एवं शक्तियाँ आपने पढ़ी, यह समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल पर बने रहिए। आपका अगला चैप्टर जल्द ही आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।